फ्रेंड्स नमस्कार, मैं नीलू जड़िया आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ और इसके फर्स्ट चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स इसके पहले का एक भाग हमने कंप्लीट कर लिया है जिसमें इसकी अर्थ परिभाषा, इसकी विशेषताएं, प्रकृति, विषय सामग्री, इन सभी का हमने डिस्कशन किया था। क्षेत्र क्या है इसका, और आज इसके आगे से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस पार्ट को। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक उस पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप अपनी स्क्रीन पर आई बटन को प्रेस करें और इसको कंटिन्यू करें, उसको देखें पहले, फिर इसके बाद आप कंटिन्यू करें तो पूरा चैप्टर आपको इजीली, आसानी से, जल्दी से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र और नॉर्मल जो आपका अर्थशास्त्र था। देखो हम जो बात कर रहे थे प्रबंधकीय अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र की बात कर रहे थे, जिसको क्या कहते हैं, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं ना। तो हमने जो सारा डिस्कशन हमारा क्या किया था व्यावसायिक अर्थशास्त्र के संबंध में हमने हमारा सारा डिस्कशन किया था, उसी की उद्देश्य, परिभाषा, विशेषताएं का हम सब वर्णन कर रहे थे। तो आज जो हम हमारा टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आखिर ये जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है इसका नॉर्मल अर्थशास्त्र से क्या संबंध है। फ्रेंड देखो अपन ने पहले पढ़ा था कि क्या था, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बताया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखा है, एक नवोदित शाखा है। ये इसकी परिभाषा में हमने किया था कि प्रबंधकीय सीमा पर या फिर प्रबंधकीय क्षेत्र में जो समस्याएं आती है उनका विश्लेषण करना किसके अंतर्गत आता है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो अब इनमें और क्या डिफरेंस है उसका हम डिटेल डिस्कशन करते हैं कि एक जो अर्थशास्त्र होता है और हमारा जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता है उन दोनों के मध्य क्या अंतर है उसकी हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको नॉर्मल जो आपने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो थे आपका सिर्फ अर्थशास्त्र की हमने बात करी थी, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। तो अगर आप इस अर्थशास्त्र सब्जेक्ट का ओवरऑल क्विक रिवीजन या फिर एक जस्ट आपके नॉलेज को ब्रशअप करना चाहते हैं, पुराना पढ़ा हुआ ब्रशअप करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 12th इकोनॉमिक्स के नाम से लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर 12th इकोनॉमिक्स के बहुत ही छोटे छोटे सारे कंसेप्ट के वीडियो बने हुए हैं, तो आप इनको एक बार देख लो तो आपको क्या हो जाएगा, नॉलेज ब्रशअप हो जाएगा और फटाफट से ये चीज़ें भी आपको क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। पहले कब पढ़ा था, साल भर पहले, कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपका नॉलेज थोड़ा सा ब्रशअप हो जाएगा और जल्दी से इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगर आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करेंगे। आपका किया गया हर एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन है, जिससे मैं अगला लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ कि हाँ किसी न किसी स्टूडेंट को तो मेरा ये बेनिफिट मिल ही रहा है इन वीडियो से। और इतना आपको अश्योर करती हूँ कि आपके ज्ञान स्तर में कहीं ना कहीं वृद्धि होगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये जल्दी से आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, क्योंकि देखो इतना जल्दी क्विक रिवीजन जब हम खुद पढ़ने बैठते हैं ना तो इतना जल्दी रिवीजन नहीं हो पाता। आप खुद ट्राई करके देख लेना, आप एक चैप्टर खोलना और उसको खुद करना, ठीक है ना, खुद रिवाइज करना, आपको कितना टाइम लगता है, और आप एक चैप्टर लेना और मेरे वीडियो देखना कि आपको उस चैप्टर को रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है, तो आपको कंपेरिजन अपने आप पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है और कितना ये इफेक्टिव है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अधिक अर्थशास्त्र की पहले हम बात करेंगे, और जो दूसरी बात करेंगे वो करेंगे हैं हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र की। तो जो पहली बात कर रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, एक व्यापक बहुत बड़ा विस्तृत है, जिसमें क्या दो भाग होते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, आपका समष्टि अर्थशास्त्र होता है। लेकिन ये क्या है, एक विशिष्ट शाखा है, पर्टिकुलर। इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, सिर्फ एक ब्रांच है, यानी कि आप समझ लो कि जैसे ये है आपका पूरा कॉलेज है, ये क्या है, अर्थशास्त्र आपका पूरा कॉलेज है, और आपका जो ये व्यवसायिक अर्थशास्त्र ना ये किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का एक सेक्शन है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? अर्थशास्त्र आपका पूरा कॉलेज है, माना कि ये आपका पूरा कॉलेज है, और ये आपका जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र हो क्या हो गया, कॉमर्स में बीकॉम फर्स्ट ईयर एक ब्रांच हो गई पर्टिकुलर। तो ये पूरा आपका कॉलेज है और ये किसी पर्टिकुलर क्लास का एक सेक्शन है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको जल्दी से ये समझ में आ जाएगा कि क्या मैं आपको कहना चाह रही हूँ। फिर उसके बाद है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों का समावेश होता है, क्योंकि ये जो दोनों है ये दोनों अर्थशास्त्र की ही
ब्रांच है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों किसकी ब्रांच है, इकोनॉमिक्स की। लेकिन हमारा जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र है ये किसके है, सिर्फ व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक अंग है। या फिर देखो आप ऐसा समझो, ये पूरा कॉलेज बताया मैंने आपको अर्थशास्त्र, फिर अर्थशास्त्र में माना कि आपकी कॉलेज में 2 स्ट्रीम है, एक है आपका कॉमर्स और एक है आपका साइंस। तो माना कि ये कॉमर्स जो है आपका क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और आपका जो साइंस हो गया वो क्या हो गया, समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि कॉमर्स की हम बात करें, कॉमर्स में फिर से 3 ब्रांच कौन सी होती है, जैसे आपका बीकॉम हो गया, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की हम बात करें, या एमकॉम की बात करें प्रीवियस और फाइनल ईयर की, तो पर्टिकुलर कोई एक क्लास एक ब्रांच हो गई, ठीक है ना। तो ये पूरा एक कॉलेज है। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा फ्रेंड्स आपके लिए। उम्मीद करती हूँ इससे बहुत जल्दी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप इसको समझो पूरा कॉलेज है और ये पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का एक सेक्शन है, तो आपको जल्दी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर एक ये अधिक पुराना विषय है, यानी कि बहुत सालों से हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं और बहुत पुराना विषय है, जबकि ये क्या है, एक नया इनोवेशन है, नवोदित शाखा है अर्थशास्त्र की। फिर अगला जो इनका डिफरेंस है वो बता रहे हैं कि व्यक्तियों एवं फर्मों दोनों का अध्ययन होता है। देखो क्या होता है, आप इसमें व्यक्ति, फर्म, बिजनेस, उद्योग सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है जब हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर किसके लिए है, व्यवसायिक फर्मों और उद्योग के लिए। उनके अंदर जो समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम्स फेस आउट करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक रूप में हम किस तरह से उनका सॉल्यूशन कर सके, उसके लिए ही सिर्फ ये होता है हमारा व्यवसायिक अर्थशास्त्र। फिर होता है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण, क्योंकि हमारा जो अर्थशास्त्र है वो अलग अलग सिद्धांत पे आधारित है। मांग का नियम, मांग की लोच का नियम, अगर हम व्यष्टि की बात करें, अगर समष्टि की बात करते तो हमारी राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति है, हमारा उपभोग संतुलन, उत्पादन फलन, ये जो सारे आते हैं क्या है, एक पर्टिकुलर सिद्धांत व्यवहारिकता में इतने उपयोग नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी मान्यताओं में बहुत बार होता है कि ये व्यवहारिक रूप से ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम व्यवसायिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो ये सारा प्रैक्टिकल बेस है, जो प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप से जो सिद्धांत तो लागू होते हैं ना, उन्हीं का रूप लिया गया है इसके लिए, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए काल्पनिक मान्यताएं। देखो जो मैंने बताया ना कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण में बहुत सारी मान्यताएं ऐसी क्या होती है जिसको हम मान लेते हैं कि ये सिर्फ मान्यता है, ये सिर्फ मान्यता है, हम इसको मान रहे हैं कि ऐसा होगा, जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लेकिन जो ये है हमारा व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है वह क्या है, प्रैक्टिकल वैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस पर डिपेंड करता है। फिर अगला जो पॉइंट हम डिस्कस है क्या है, वास्तविक विज्ञान। अब वास्तविक विज्ञान मतलब क्या, एक्चुअल साइंस। हमारे जो साइंस में जितने भी, जैसे कोई प्रैक्टिकल हो गया, फिर हम उसको पहले देखते हैं, किसी रूल बनाते हैं, फिर उस रूल को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, विश्लेषण करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। लेकिन ये नीति प्रदान आदर्श विज्ञान यानी कि जो होता है, जो नीतियाँ बनी हुई उस पर क्या है, डिपेंड है हमारा। फिर है इसमें सिद्धांतों का विश्लेषण होता है कि जो सिद्धांत बने हुए हैं वो समस्या को सुलझाने में किस तरह से उनका विश्लेषण हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, जबकि ये क्या है, प्रैक्टिकल। देखो ये व्यवसायिक अर्थशास्त्र पूरा प्रैक्टिकल वैसे कि जो चीजें व्यवसाय की समस्या को सुलझाने के समाधान में काम आती रहेगी, उनका पूरा इसमें क्या रहेगा, समावेश होता है। फिर है वितरण के सभी सिद्धांतों का अध्ययन। अब सभी सिद्धांत क्या होते हैं आपके, मांग का नियम हो गया, मांग की लोच का नियम होगा, उपभोक्ता व्यवहार हो गया, ये सारे जो नियम होते हैं ये इसमें आते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, सिर्फ आपका प्रॉफिट से रिलेटेड हम बात करते हैं, क्योंकि किसी संस्था, किसी उद्योग, किसी फर्म का क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उसका अल्टीमेट गोल होता है। कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी बिजनेस करने वाला व्यक्ति का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो क्या है, सिर्फ लाभ के सिद्धांत का अध्ययन है कि हमारा लाभ कैसे कम हो, लागत कैसे कम हो, जिससे अल्टीमेटली लाभ ज़्यादा हो। तो क्या बात रहेगी, हमारा जो हम जिस पिन पॉइंट को पिंच करके चलेंगे वो क्या है, हमारा लाभ, प्रॉफिट को हम देख के चलेंगे कि हमारा लाभ का सिद्धांत क्या है, उसका अध्ययन करेंगे। फिर ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण, यानी कि आप पूरी अर्थव्यवस्था को साथ में लेते हो, लेकिन यहाँ क्या लेते हो, किसी एक फर्म विशेष की क्रियाओं का विश्लेषण करते हो। क्योंकि देखो हर फर्म का, देखो अब आप सारी फर्मों का भी एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि हर फर्म का क्या होता है, अपना अपना अलग अलग नेचर होता है। तो आप किसी एक फर्म के साथ भी ये नहीं कर सकते। तो ये तो होता है पूरी समस्या का मांग का नियम पूरी अर्थव्यवस्था पे लागू होता है। लेकिन जब आप इस व्यवसायिक अर्थशास्त्र में किसी पर्टिकुलर फर्म के लिए जाते हो तो उसका अपना पर्टिकुलर विश्लेषण जो है वो उसके अंतर्गत आता है। तो ये थे कुछ अंतर कि इसमें सामान्य अर्थशास्त्र में और व्यावसायिक अर्थशास्त्र में, जिसका हमने डिस्कशन किया है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा महत्व और भूमिका। महत्व और भूमिका यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है इसकी क्या भूमिका है हमारे बिजनेस में, हमारे फर्म में, किस तरह से यूजफुल है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स पहला है व्यावसायिक संगठन में उपयोगी। देखो हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले होता है आपका उच्च स्तर प्रबंधक होता है, फिर आपका मिडिल होता है, फिर आपका लोअर होता है, फिर आपके अधीनस्थ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, ये सारा ही जो बात है, ये संगठन संबंध नियोजन नियंत्रण, जो मैंने कल भी आपको कहा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट का हमने पूरा डिस्कशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, वो पूरा सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो सारे पॉइंट है ये उसी से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है, उस सब्जेक्ट को नहीं किया है कवरअप, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ें कि वहाँ पर सारा इनका डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को क्या करोगे, थम्स अप दोगे। ठीक है, तो ये क्या है, संगठन में उपयोगी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है ना, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात करें, संगठन की हम बात करेंगे, तो उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तरीय जो प्रबंधक होते हैं, फिर उनके नीचे कौन होता है, कर्मचारी होते हैं, अधीनस्थ होते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या है, ये यूजफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनकी समस्या को सुलझाने के लिए, क्योंकि देखो इसका नाम एक क्या दे दिया, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। तो एक उद्योग में प्रबंधकीय स्तर पर जो समस्याएं होती है उनका क्या होता है, इसमें विश्लेषण होता है। फिर अगला पॉइंट है कि व्यवसाय की नीतियों की निर्धारण में सहायक, यानी कि देखो बिजनेस की खुद की जो नीति हम बनाते हैं ना, लाभ कितना रखेंगे, लागत कितनी रखेंगे, किस चीज का निर्माण करेंगे, क्या होगा, हम जो अपने रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं वो किस पे, इस व्यवसायिक अर्थशास्त्र के अध्ययन के हिसाब से हम हमारी नीतियों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर इस नीतियों का अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, तो जब बजट आता है, ठीक है ना, बजट आता है जो पूरे अर्थव्यवस्था के लिए, जब हमारा बजट आता है तो उसमें बहुत सारी नीतियाँ आती है, हमारी राजकोषीय नीति आती है, मौद्रिक नीति आती है, क्रय विक्रय नीति आती है, औद्योगिक नीति आती है। वो सारी नीतियाँ कब बनती है, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बनती है। तो उसी तरह से हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, व्यवसायिक अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो व्यवसाय की जो नीतियाँ होती है उनके निर्माण में क्या है, सहायक। तो जो हमारा सामान्य अर्थशास्त्र है वो तो ये जो दूसरी नीतियाँ होती है इनको बनाने में सहायक है, लेकिन यहाँ किसी पर्टिकुलर बिजनेस की फर्म की नीतियाँ बनाने के लिए कौन सहायक है, हमारा व्यवसायिक अर्थशास्त्र सहायक है। फिर है आपका व्यवसाय नियोजन, यानी कि प्लानिंग, किसी कार्य, हम जो कार्य करते हैं उस कार्य को श्रृंखलाबद्ध, समयबद्धता रूप से, क्रमबद्धता के रूप में बांटना, नियोजन करना, प्लानिंग करना, उसके लिए हमारा जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है बहुत ही यूजफुल है, बहुत हेल्प करता है। आप पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की क्या कर सकते हो, उसके लिए प्लानिंग कर सकते हो। अब ये नियोजन क्या होता है, ये नियोजन फिर मैं कह रही हूँ आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसमें पूरा एक चैप्टर था जिसका हमने डिस्कशन किया था, आप एक बार उसको देख लें। फिर उसके बाद है लागत नियंत्रण में सहायक, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल की हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से, देखो फर्म का अल्टीमेट गोल क्या होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना और कॉस्ट मिनिमाइजेशन करना, यानी कि लाभों का अधिकतम बढ़ाना और लाभों को बढ़ाना और लागत को कम करना। तो लागत नियंत्रण यानी हम हमारी कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी लागत को कम कर सकें। तो उन चीज़ों के लिए कौन आपको करेगा, व्यवसायिक जो अर्थशास्त्र होता है वो अहम भूमिका निभाता है कि आप कौन से ऐसे, जैसे ना आप कॉस्ट कंट्रोल के लिए जैसे आप GIC सिस्टम एनालिसिस करो, आप ABC यूज़ करो, ये जो होते हैं आपका, देखो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से जो सब्जेक्ट है उसमें आप सभी ये चीज़ें पढ़ोगे कि किस तरह से कॉस्ट कंट्रोल की जा सकती है। तो उसके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर अगला है आपका व्यवसायिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए उपयोगी होता है, यानी कि आपकी जो बिजनेस क्रियाएं होती है, ठीक है ना, आपका क्या हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये जो सारे डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इन सभी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है उसके लिए क्या होता है, समन्वय। देखो जैसे हमारे घर में पापा होते हैं, दादा होते हैं, दादी, मम्मी, भाई बहन, ये सब होते हैं, लेकिन एक मम्मी जो होती है ना, मम्मी होती है वो क्या करती है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठा के चलती है। लेकिन अपने को भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो डायरेक्ट जाके पापा से नहीं कहते हैं, मतलब आई थिंक 80 to 90% केस में तो ऐसा ही होता है कि वाया थ्रू मम्मी के थ्रू जाया जाता है। तो मम्मी क्या करती है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाती है। तो उसी तरह से हमारा जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र है वो क्या है, सभी क्रियाओं के बीच में समन्वय स्थापित करता है। फिर उसके बाद है मांग पूर्वानुमान में उपयोगी, यानी कि ये किस लिए किसी समस्या का विश्लेषण करता है, उसका एनालिसिस करके और फिर उसको किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके उसकी बात करते हैं। तो हम मांग से हैं कि हम कितना प्रोडक्शन करें, कितना करें, कैसे करें, क्या हमारी लागत रखे, क्या उसका विक्रय मूल्य रखे, क्या लाभ का प्रतिशत रखे। ये सब चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि हमारी मांग कितनी है, हमारी डिमांड कितनी है, और हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हम क्या करें,
हमारी सप्लाई इफेक्ट होती है कि भाई जितनी मांग होगी उतनी तो हम पूर्ति करेंगे, तो कि कितनी मांग यहाँ पर हो सकती है उसका क्या लगाया जाता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। देखो जहाँ जितनी जनसंख्या होती है उसके हिसाब से वहाँ पे मार्केट कंडीशन कैसी है, वहाँ का मार्केट कैसा है, आपके पास कितने कंपटीटर है, आपका प्राइस क्या है, आप जिस चीज़ में डील करते हो वो कितनी उपयोगी है, वो आवश्यकता की वस्तु में आती है, विलासिता की वस्तु में आती है। ये सारी चीज़ों का क्या करना पड़ता है, डेप्थ में डिटेल में जाके डिस्कशन करना पड़ता है, तब कहीं जाके ये फैक्टर आते हैं। देखो ये नाम सुनने में अर्थशास्त्री बहुत आसान लगता है, पर इसका जो कार्य होता है ना ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। मतलब आप इसे तह 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 जितने कहते हैं कि आप पढ़ते खोल दो उतनी पढ़ते इसमें खोलनी पड़ती है, अपने दिमाग की हर एक परत को खोलना पड़ता है, तब कहीं ये जाके क्या होती है दिमाग की चीज़ें सामने आती है। तो आप किस तरह से उसकी फोरकास्टिंग करोगे उसकी यहाँ बात करें। व्यावसायिक लाभ नियोजन एवं नियंत्रण में सहायक। देखो हमने जो इसके विषय सामग्री जो पढ़ी थी कि कहाँ कहाँ होता है, देखो नियोजन, नियंत्रण, संगठन, समन्वय जहाँ होता है, तो जो इसकी विषय सामग्री में जो हमने पढ़ा था उनका क्या करना है उसके लिए सहायक होता है। फिर होता है व्यवसायिक भविष्यवाणी, ये वही फोरकास्टिंग की बात हो गई, पूर्वानुमान कि फ्यूचर में ये ऐसा हो सकता है, आपकी संस्था बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है, फ्यूचर में इसको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, कम है, लागत आपको बढ़ानी पड़ेगी, फ्यूचर में इसकी मांग बढ़ सकती है, या जो भी आपके बिजनेस से संबंधित जो भी भविष्यवाणी होगी उसके लिए क्या करेगा, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। फिर होता है आपका मूल्य निर्धारण में सहायक, क्योंकि देखो अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, लाभ को अधिकतम करना और लागत को कम करना। तो किस तरह से हम ऐसा मूल्य डिसाइड करेंगे जिससे हमारे लाभ का जो प्रॉफिट का जो रेशो है वो भी मेंटेन रहे, और जो इसका यूज़ है, जो इसका कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, वो उसके लिए भी क्या हो, अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं कि भाई अब अरे लाभ को बहुत ज़्यादा रखना चाहते तो कॉस्ट इतनी रख दी कि लोग उसको खरीद ही नहीं सकते, तो क्या करना, हम हमारे किस तरह से उसकी प्राइस का डिसाइड करेंगे, प्राइसिंग डिसीजन के लिए आएगा। फिर है आपका व्यवसायिक करारोपण, समस्याओं के समाधान में मददगार, यानी कि आपके बिजनेस के ऊपर जो भी कर लगते हैं। अब कौन से कर लगते हैं, देखो ऑब्वियस है कि प्रोडक्शन मंगनी है तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आता है, जीएसटी आता है, ठीक है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है वो लगता है यहाँ पे। ये सब आपने सुना ही होगा फ्रेंड्स, आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो आपने बिल में देखा होगा। तो जो व्यवसायिक करारोपण है, जो जीएसटी हो गया आपका, जो इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं, कस्टम ड्यूटी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज़ करते हो तो जो भी आपकी ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी या जो भी लगता है उनका, अगर उससे संबंधित कोई समस्या आ सकती है, किस तरह से हम बचा सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, हमको कब टाइम पे जमा कराना है, क्या है, उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या होगी, इससे सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर आर्थिक व्यवस्था के कार्यक्रम को समझने में उपयोगी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक सेटिंग है ना, आर्थिक इकोनॉमिक, देखो जो मैंने अभी बताया था कि नीति बनाते हैं, तो जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नीति बनती है, जैसे हमारी मौद्रिक नीति हो गई, राजकोषीय नीति हो गई, व्यापार नीति हो गई, औद्योगिक नीति हो गई, कर नीति हो गई, जो भी नीतियां हम बनाते हैं वो जो सारी नीतियां हमारे बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट करेगी उसका विश्लेषण या उसका उपयोग कैसे बताएगा, हमारे अर्थशास्त्र के लिए इसकी बहुत अच्छी भूमिका है। फिर उसके बाद है सरकारी नीतियों के प्रभावों के विश्लेषण में उपयोगी। देखो यही जो मैंने बताया था कि हमारी जो सरकारी नीतियां होती है वो हमारे बिजनेस को किस तरह से पर्टिकुलर इफेक्ट करेगी उसका क्या होगा, विश्लेषण हो जाएगा। फिर उसके बाद है कि बाह्य वातावरण के अनुकूल व्यवसाय को ढालने का प्रयास। देखो कल जो इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि हम जिस एरिया में हमारी प्रोडक्शन कंपनी है या जहां हमारा बिजनेस सेटअप है वहां बहुत गर्मी पड़ती है, वहां बहुत ठंड नहीं पड़ती, लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो क्या है, ऊनी कपड़े बनाने का है, ठीक है। तो अब ऊनी कपड़े बनाने का है तो या तो हम क्या करें कि हम धीरे धीरे करके हमारा प्रोडक्शन आइटम स्विच कर लें, हम ऐसी चीज़ का निर्माण करने लग जाएं जो गर्मी के लिए यूजफुल होती है, या फिर हम हमारे मार्केट को क्या करें, एक्सटेंड करें, ऐसी जगह पर जाके हम हमारा माल बेचे जहाँ पे क्या होता हो, ये ऊनी कपड़े यूज़ आते हो, वहाँ सेल आउट होती हो। तो ये इन चीज़ों के साथ जो रिलेशन बिठाना पड़ेगा वहाँ पे क्या है, ये बहुत यूज़फुल है। फिर उसके बाद मॉडलों के निर्माण एवं प्रयोग में सहायक है। आप किसी चीज़ का जब मॉडल बनाते हो तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने में उपयोगी, यानी कि आर्थिक रूप से आपकी फर्म के लिए क्या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, यूज़फुल है, उसकी ये बात करेगा। और फर्म की कुशलता का प्रमाण, यानी कि आपकी फर्म कितनी तरह के 100% काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसकी पूरी यहाँ पे बात ये करेंगे। अब इसका अन्य सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट से रिलेशन बताने हैं कि हमारा जो ये व्यवसायिक अर्थशास्त्र है ये अदर सब्जेक्ट से कैसा है। तो देखो व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या है, ये एक ब्रांच है, नवोदित शाखा है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो अध्ययन हम पूरी अर्थव्यवस्था के लिए करते हैं, ये किसके लिए, पर्टिकुलर एक व्यवसाय के लिए, फर्म के लिए करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में जो अपनी नीतियां होती है, जैसे राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, उत्पादन फलन, उपभोग फलन, ये जो समस्याएं होती है उनका भी इससे क्या होता है, रिलेशन होता है। आपको व्यवसायिक अर्थशास्त्र में जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी
वो उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहाँ से आएगी, गणित से आएगी, उसका व्याख्यात्मक वर्णनात्मक रूप यहाँ से आएगा। फिर बात करते हैं लेखा शास्त्र की कि भाई एक देखो जब कोई फर्म है तो ऑब्वियस है कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे तो उसको अकाउंटेंसी यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो अकाउंटेंसी जब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाएंगे तो उसके साथ भी इसका रिलेशन भी क्या होगा, अच्छे से होगा। फिर उसके बाद संक्रिया अनुसंधान यानी यहाँ पे ऑपरेशन की बात करें कि किस तरह से ऑपरेशन प्रैक्टिकल लाइफ, देखो ये जो हमारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यवहारिक प्रयोग व्यवहारिक सिद्धांतों पर ज़्यादा आधारित है, तो हर चीज़ का क्या ऑपरेशन रिसर्च करके। फिर उसके बाद सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स यानी कि देखो हमारे को जब कोई समस्या होती है फिर उस समस्या का विश्लेषण कैसे होता है, सांख्यिकी विधियों से होता है। सांख्यिकी विधियाँ क्या होती है फ्रेंड्स, सहसंबंध होता है यानी कि कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन होता है, आपके समांतर माध्य जो निकालते हो आप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो आपने 12th में पढ़े थे इकोनॉमिक्स में, और अब आपके एक पूरा सब्जेक्ट है स्टैटिक्स करके, उसमें ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, पढ़ोगे। सांख्यिकी विधियाँ, सांख्यिकी विधियाँ इनको होती है। और सार्वजनिक अर्थशास्त्र में यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज होती है उनसे आप कैसे तरह से इफेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अदर सब्जेक्ट से रिलेशन हो जाएगा। बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर फ्रेंड्स। अगला ये थोड़ा सा डिस्कशन ज़्यादा है, आई थिंक इसे पूरे लेक्चर में नहीं हो पाएगा, तो हम आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। इसका जो बचा हुआ पार्ट है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो मिलते हैं आने वाले भागों में। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। फ्रेंड्स बहुत बड़ी ख़राब सिचुएशन है, आप अपने घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं आने वाले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।